हिंदी की किसी भी परीक्षा में सामान्य तौर पर गद्यांश और पद्यांश आते ही हैं और उनकी सब प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करने को भी आती है। कई बार ये प्रश्न अच्छे खासे मार्क्स के होने के बावजूद छात्र इनको उस तरीके से नहीं करके आते जिससे कि उनको इसमें बेहतर नंबर मिल सके। तो आज इस क्लास में हम ये जानेंगे कि आखिर किसी भी गद्यांश या पद्यांश की यदि कोई व्याख्या करने के लिए आए तो उस व्याख्या को आखिर कैसे किया जाए। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक पद्य व्याख्या से शुरुआत कर रहा हूँ कि यदि आपके सामने कोई भी पद्य खंड आता है, कोई पद्य की, हालांकि पेपर में ये कई सारी लाइन होंगी, यहाँ पर हमने बोर्ड पर अभी केवल 2 पंक्ति हमारी 12वीं कक्षा के एक उदाहरण से ली है। ये उदाहरण ही है, आप इसको किसी भी जगह लागू कर सकते हैं, किसी भी जगह उसे समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहली समझने की चीज़ ये है कि हमें आखिर पूरी व्याख्या करनी कैसे है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक पद्य की 2 पंक्तियाँ दी हुई हैं, तो हम 4 शीर्षकों के माध्यम से पूरी व्याख्या को करते हैं। वो शीर्षक क्या है? सबसे पहली हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी संदर्भ, दूसरी जो हेडिंग होगी वो होगी प्रसंग, तीसरी जो हेडिंग होगी वो होगी व्याख्या, और सबसे अंतिम जो हेडिंग होगी वो होगी हमारी विशेष। तो यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, यदि आप ये चारों हेडिंग्स नहीं लिखते तो उस स्थिति में आपके नंबर, आपके जो अंक हैं वो काट लिए जाते हैं। अब हर हेडिंग के दौरान हमें लिखना क्या है, हमें ये समझना होगा। संदर्भ की बात करें तो संदर्भ का मतलब है कि आखिर कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, आखिर उसका संदर्भ क्या है, मतलब कहाँ से है ये पाठ। एक सीधा सीधा झलक समझे तो कहाँ से है, कहाँ से है। अब जैसे इस उदाहरण में जो ऊपर है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 जो किताब है उसके कार्नेलिया के गीत से लिया गया है। तो हम यहाँ पर बहुत सिंपल एक लाइन लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के कार्नेलिया के गीत नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके लेखक या जिसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। मतलब कहने का यह है कि जब भी कोई भी पद्यखंड आए, आपको उस पद्यखंड के जहां जिस किताब से वो है उस किताब का नाम और उसके लेखक का नाम जरूर लिखना है और उस पाठ का नाम जहां से वो खंड आया है। तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि ये पद्यखंड आखिर है कहां से। तो ये सबसे पहली हेडिंग थी, ये होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ये माना जाता है कि आपने अपनी किताब को पढ़ा ही नहीं है, आपको अपने पूरे पाठों की कोई नॉलेज ही नहीं है। आगे बात आती है प्रसंग की। प्रसंग का मतलब है क्या बात की जा रही है या क्या बात की गई है, क्या बात की गई है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या बात हुई, कि क्या बात की गई है का क्या मतलब हुआ। यहां पर मतलब प्रसंग क्या छिड़ा हुआ है, क्या बात चल क्या रही है, मतलब दी हुई पंक्तियों में क्या बात चल रही है, अभी हमको ये समझाना है यहां पर। तो देखिए प्रसंग क्या है, मतलब इसको देखें जरा इस उदाहरण को कि यहां पर जो कार्नेलिया है वो भारतवर्ष की तारीफ कर रही है। तो प्रसंग बहुत लंबा नहीं लिखा जाता, सिर्फ 1 या 2 पंक्ति में इस पूरी बात को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे अगर इस कविता के उदाहरण में दे तो हम कहेंगे कि यहां पर कार्नेलिया भारतवर्ष की विशेषता बता रही है, उसकी तारीफ कर रही है, उसकी प्रशंसा कर रही है। तो बस इतना बताना है। मान लीजिए किसी और पद्यखंड से कुछ आता है तो उसमें जो भी चल रहा है आपको वो बताना है। जैसे सूरदास का है तो सामान्य तौर पर वो कृष्ण की भक्ति से संबंधित होता है, या उसमें राधा की कोई बात होती है, या कबीर का है तो वो किसी ना किसी तरह की नैतिक बात कर रहे होते हैं या सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे होते हैं। तो जो भी बात उसमें कही गई है सिर्फ उसको एक पंक्ति में लिखना है, यानी जो बात चल रही है उसको हमें एक पंक्ति में लिख देना है। बहुत आसान है। अब बात आती है व्याख्या की। ये वो सबसे मुख्य चीज है जिसको हमें आना ही चाहिए। और देखा जाए तो अक्सर करके हम में से ज्यादातर जो कई छात्र हैं वो ये करते हैं कि ये 2-3 पंक्तियां ना लिख करके सीधे व्याख्या लिखाते हैं। व्याख्या का मतलब है अर्थ, अर्थ मतलब जो भी इसमें कहा गया है,
वो आपको इसमें लिखना है। तो जो इसका अर्थ है इन दो पंक्तियों का कि जैसे अरुण यह मधुमेह देश हमारा, कि सूर्य की लालिमा से युक्त मेरा ये देश बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, मधुमेह है मतलब मिठास से युक्त है, और जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और ये देश ऐसा है कि जहां क्षितिज यानी जहां धरती और आसमान आपस में मिलते हैं उसको भी कोई नहीं जानता, उसको भी यहाँ पर सहारा मिल जाता है, यानी अनजान लोगों को भी ये देश सहारा देता है। तो ये इन दो पंक्तियों का अर्थ है। हालांकि आपके पेपर में 4-5 पंक्तियां आएंगी तो आपको उन सब का अर्थ लिखना है, और इसी तरह से कोई भी कविता आ जाए आपको ठीक ऐसे ही अर्थ लिख देना है, जो भी उसका अर्थ है। ये वाला अर्थ नहीं लिखना जो मैंने बताया, ये तो इन दो पंक्तियों का है। आपको जो भी कविता आ रही है उसका अर्थ लिख देना है। अब सबसे चौथा बिंदु जो अक्सर करके बच्चे इसको लिखने से बच जाते हैं या लिखते ही नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है विशेष। मैं विशेष की बात थोड़ी सी अलग से कर लेता हूं, तो उसके लिए एक बार हम इसको सारे को मिटा देते हैं। अब हमको सबसे अंतिम जो इसकी हेडिंग है विशेष, उस पर बात करनी है। विशेष का मतलब है कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं क्या हो सकती हैं, देखिए इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आप याद कर लीजिए, हर जगह लिख दीजिए, तो आपका आधा काम तो वैसे ही बन जाएगा। भाषा, भाषा के बारे में लिख दीजिए सीधे सीधे कि सरल है, सहज है और सुबोध है। तो ये तो एक ऐसा बिंदु है जिसको आप सीधे ही लिख सकते हैं, चाहे वो पद्य की आए चाहे गद्य की व्याख्या है। दूसरा बिंदु, अब भाषा है कौन सी। यदि हम कवियों की बात करें, कविताओं की बात करें, तो सामान्य तौर पर जो भाषा होती है वो या तो खड़ी बोली होती है, या ब्रिज होती है, या अवधी होती है, या कभी कभी विद्यापति जैसे मामलों में मैथिली भी होती है। तो इसको आप जो भी भाषा है, जो भी आपका लेखक है उसकी जो भाषा है वो आप लिख दीजिए। तीसरा बिंदु भी आप सीधे सीधे तौर पर लिख सकते हैं, चूंकि कविता है तो सामान्य तौर पर कविता में संगीतात्मकता होती ही है, तो संगीतात्मकता है, संगीत है मतलब सीधे सीधे लिख दीजिए संगीत है, लय है, और लयात्मकता है यानी लय है। ये दोनों भी बिंदु आप, तो ये तीन बिंदु जिसमें सिर्फ आपको इस वाले बिंदु में ये बताना है कि कौन सी भाषा है, कोई एक ही होगी, सारी नहीं हो सकती। चौथा बिंदु, यदि कोई अलंकार समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अलंकार, और जिस बिंदु में जिस पंक्ति में वो अलंकार दिखाई दे रहा है उसका नाम लिखिए कि यहाँ पर ये अलंकार दिया गया है। नहीं समझ में आ रहा है, अलंकार नहीं पहचान पा रहे हैं, तो लिख दीजिए भाषा अलंकारिक है या भाषा में अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ये पद्य की व्याख्या के मामले में हम कर सकते हैं क्योंकि गद्य में अलंकार नहीं होते। पांचवा, रस लिख दीजिए। यदि प्रेम की बात हो रही है तो या तो संयोग श्रृंगार होगा या वियोग श्रृंगार होगा। जहां नायक और नायिका मिलते हैं वहां संयोग श्रृंगार होता है, जहां नायक और नायिका आपस में एक दूसरे से बिछड़ते हैं वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो रस आप उसमें से ले लीजिए। फिर हो सकता है कि वो दुख की बात हो, करुण रस हो सकता है, वहां पर हंसी की बात हो तो हास्य रस हो सकता है, और यदि वीरता की बात हो तो वीर रस हो सकता है। सामान्य तौर पर हमारी कविताएं जो एनसीईआरटी में है वो इन्हीं कुछ रसों के आसपास घूमती हैं। और यदि कोई रस नहीं दिखाई दे रहा, लग रहा है कि सीधी सी कविता है, तो शांत रस लिख दीजिए, बहुत सिंपल है। लेकिन तब जब ना दिखाई दे, जबरदस्ती नहीं लिखना है। इसके बाद यदि छठवें पॉइंट की तरफ जाएं, एक और पॉइंट यदि बढ़ाना चाहें, देखिए वैसे तो आप अगर 1 2 3 4 पॉइंट भी लिखाए, 5 पॉइंट भी लिखाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपका उत्तर, आपको 6 में से 6 मिल जाएंगे यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और ये विशेष वाले बिंदु 2-3 लिख दिए, 4 लिख दिए, क्योंकि ऐसा बहुत छात्र नहीं करते हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इस 6 नंबर के प्रश्न में आपको 6 नंबर मिलने तय हैं। लेकिन फिर भी यदि आप और बेहतरीन जाना चाहते हैं तो शब्द शक्ति लिख सकते हैं। शब्द शक्ति 3 होती हैं, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये जो शब्द शक्तियां हैं इनके आधार पर आप बता सकते हैं। अविधा यानी बात को सीधे सीधे कहा गया हो,
और जो बात कही गई है कविता में वही बात हमें समझ में आ रही हो तो अविदा होती है। इसको मैं अलग से भी एक टॉपिक में समझा दूंगा। लक्षणा मतलब जब बात को प्रतीकों के माध्यम से कहा गया हो, प्रतीक कैसे भी हो सकते हैं, इसको जब डिटेल में समझेंगे तब अलग से समझ लेंगे। और व्यंजना मतलब बात को व्यंग में कहा गया हो। तो शब्द शक्ति भी यदि आप छांट पा रहे हैं तो आप ये लिख दीजिए, नहीं छांट पा रहे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ये जो पूरा उदाहरण था ये अभी पद्य खंड का था। अब इसके बाद हम समझेंगे कि गद्य के मामले में क्या व्याख्या में कुछ अंतर हो सकता है, और यदि हाँ तो कैसे। तो एक छोटा सा उदाहरण उसका भी समझ लेते हैं बहुत तेजी के साथ। गद्य की व्याख्या में भी बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, जो एक दो अंतर है वो समझ लेते हैं। यहाँ मैंने बोर्ड में गद्य का एक उदाहरण लिखा हुआ है। ये उदाहरण असल में कक्षा 12 के कुटच पाठ से है, और बाकी सारे वही 4 हेडिंग्स रहेंगे जैसे कि हमने पद्य की बात करी, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। हमारे हेडिंग्स में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा चीज बदल जाएगी। क्या बदलेगा वो बात करते हैं। संदर्भ, जैसा कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया, संदर्भ का मतलब है कि आखिर कहां से लिया गया, किस जगह से लिया गया, किस किताब से लिया गया। तो यदि इस उदाहरण में बात करें तो ये हमारी कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे हुए निबंध कुटस से लिया गया है। तो वही तरीका है, इसमें कोई अंतर नहीं है। वही बात है कहां से लिया गया। अगर मैं फिर से एक बार आपको याद करा दूं तो कहां से लिया गया ये हमको इसमें बताना है, साथ में लेखक और पाठ का नाम। तो बात वही है, कहां से लिया गया। प्रसंग, क्या बात चल रही है, क्या बात हो रही है, आखिर क्या बात हो रही है इस पूरे जो ऊपर गद्यांश हमको दिया गया है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहां इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। सुख और दुख, दुख और सुख तो मन के विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। तो एक तरीके से बात समझ में आ रही है कि यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सुख और दुख की बात कर रहे हैं। बस इतनी सी बात लिखनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत कठिन लगेगा। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं कि यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सुख और दुख की बात कर रहे हैं। अब आ जाती है व्याख्या। अब सवाल ये है कि कविता में तो हमने व्याख्या उसका अर्थ लिख दिया था जैसा था, जो हमें समझ में आ रहा था। यहाँ तो ये ऐसा ही लिखा हुआ है जैसा हम अर्थ लिखते हैं, तो इसमें मैं कैसे करूँगा। यही अक्सर करके बच्चे परेशान हो जाते हैं कि गद्य की व्याख्या कैसे करें। पद्य की तो कर ली, पद्य का तो अर्थ लिखना होता है, पर गद्य में कैसे करूं, तो उसको जरा समझ लेते हैं। एक बार इसको आराम से पढ़ लीजिए। सुख और दुख तो मन के विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। और एक दो बार पढ़ने के बाद इसको समझने की कोशिश करके अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए जैसे किसी को आप समझा रहे हो। बस हो गया इसकी व्याख्या। व्याख्या का मतलब एक्सप्लेन करना, किसी चीज को समझाना। तो आपको बस समझाना ही तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ बता रहे हैं कि सुख और दुख असल में मन के विकल्प होते हैं। वास्तव में सुख और दुख कुछ नहीं होता। कई बार जो हम अपने मन में महसूस करते हैं वैसा ही हम अपने जीवन की स्थितियों को मान लेते हैं। आगे वो कहते हैं कि वो व्यक्ति सुखी है जिसका मन उसके वश में है, उसके नियंत्रण में है, और जो अपने मन का गुलाम नहीं है बल्कि मन उसका गुलाम है। यानी वो कर लेता है जो अपने मन से करवाना चाहता है, ना कि ऐसा होता कि मन उससे उसके मन का करवा लेता है। मतलब ऐसा जैसे कई बार आपके साथ होता है ना कि आपको पता है कि आपको पढ़ना है पर अचानक से मन में आया कि नहीं घूमने चलते हैं, और जबकि आपका अगले दिन पेपर है। तो यदि आप अपने मन के वश में हैं तो आप घूमने चले जाएंगे, और यदि मन आपके वश में है तो आप पढ़ने ही बैठे रहेंगे। तो ये जो चीज़ है ना। और दुखी वह है जिसका मन परवश में है। परवश मतलब जिसका मन दूसरे के वश में है, किसी और व्यक्ति के वश में है, अपने वश में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो व्यक्ति दुख का अनुभव करेगा। तो इसी बात को हमें लिखना है। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आप अपने टीचर को समझाते हुए इसको वापस अपनी कॉपी में लिख दीजिए। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। व्याख्या में ये बात सीधी सीधी उतारनी नहीं है, जैसा कई बच्चे कराते हैं। वो क्या करते हैं, ऊपर की पंक्तियों को ही ज्यों का त्यों उताराते हैं और बस सारे नंबर गए।
ज्यों का त्यों नहीं उतारना, शब्दों को बदलिए, बातों को अपने हिसाब से कहिए। और फिर आती है बात विशेष की। विशेष की। अब इसका विशेष पद्य से थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि पद्य में हमारे पास कई सारे विकल्प थे, जैसे कि रस, अलंकार, शब्द शक्ति, ये सब था। यहाँ पर रस नहीं होगा, अलंकार नहीं होगा, शब्द शक्ति नहीं होगी। तो थोड़ा विशेष को देख लेते हैं। हालांकि यहाँ ज़्यादा विशेष में आप अगर 2 पॉइंट भी लिखाते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। विशेष में पहला मैंने जो आपको हर जगह बिंदु बताया वही लिख देना है। क्या? भाषा सरल, सहज, सुबोध। समझा देता हूं इनका अर्थ भी आपको। सरल माने आसान, सहज माने जो कंफर्टेबली समझ में आ जाए, उसमें ज़्यादा कठिनाई ना हो, सुबोध जो आसानी से समझी जा सके, बोध हो सके, जिसको अंडरस्टैंड करने में कभी दिक्कत ना हो। तो ऐसी भाषा है। हम क्यों लिखें कि हमारे किसी लेखक ने बहुत कठिन भाषा का प्रयोग किया, भले ही हमें कम समझ में आ रहा हो, हमें हमेशा इसी पॉइंट का इस्तेमाल करना है। भाषा सरल, सहज, सुबोध है, रट लीजिए। एक बिंदु तो हमेशा आपका हो गया। दूसरी, सामान्य तौर पर जितने भी हमारे पाठ हैं 11वीं और 12वीं कक्षा में, उनमें खड़ी बोली का ही प्रयोग होता है। तो आप इसमें खड़ी बोली लिख सकते हैं। कभी कभी चूंकि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बढ़ जाता है, तो उसमें तत्समी शब्दों का प्रयोग, तत्समी यानी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग, या तत्समी खड़ी बोली भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास विकल्प बना रहेगा। तो 2 पॉइंट तो हमारे हो ही गए। तीसरा बिंदु, चूंकि अब हमारे पास यहाँ हम संगीतात्मकता, लयात्मकता तो नहीं लिख सकते जैसा कि हमने पद्य में किया था, ना ही हम यहाँ पर रस, छंद, अलंकार लिख सकते। तो अब हम कोई भी सामान्य बात लिख सकते हैं। यदि उन्होंने कोई मुहावरा प्रयोग किया है तो हम मुहावरा बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आ जाता नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, हमें पता है हिंदी का मुहावरा है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते थे कि लेखक ने मुहावरों का बड़ा बेहतरीन प्रयोग किया है, जैसे कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं कि लेखक हमको इस पूरे गद्य खंड में सुख और दुख के मनोविज्ञान को समझा रहा है, या सुख और दुख के दर्शन को समझा रहा है। तो एक लाइन लिख करके आप ये 3 पॉइंट बना सकते हैं कि सुख और दुख का जो गहराई है, सुख और दुख की गहराई की बात इसमें बहुत अच्छे तरीके से की गई है। वही बात जो हमने व्याख्या में लिखी या प्रसंग में लिखी, उससे ही थोड़े हेर फेर के साथ यहाँ 1 पॉइंट और बना दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो 2 पॉइंट तो लिख के ही आइएगा, क्योंकि नंबर उससे आपका ये विशेष दिखाई देना चाहिए कि विशेष इसने लिखने की कोशिश की है। टीचर को अच्छा लगता है कि एक छात्र वैसे लिख रहा है जैसे कि एक गंभीर साहित्य का छात्र लिखता है। तो सुख और दुख का मनोविज्ञान समझाया है, और क्या है, बस इतना बात है, हो गया। और इसी के साथ हम आज इस क्लास में समझ गए हैं कि हमको गद्य और पद्य की व्याख्या कैसे करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पेपर में अगर ये पूरा तरीका अपनाते हैं और सही सही करके आते हैं तो आपको 6 में से 6 भी मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं भी आता तो भी इन 4 हेडिंग्स की वजह से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी जो लोग पूरी हेडिंग नहीं लिखते, छोड़ के आते हैं, उनको उतने नंबर नहीं मिलते। धन्यवाद।